चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए, पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ मैं ईरान के ऊपर 1950 से लेकर 2026 तक क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे, वो सब कवर करने वाला हूँ। क्यों आज अमेरिका और ईरान इतने बड़े दुश्मन हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो ये सब आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरा मैं अपने वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज का ये तीसरा वीडियो है, तो आज इसके बारे में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस, जो मैंने पहले 2 वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में, आज उसको डिटेलिंग में समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। द ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक टकराव में से एक ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। यह एक 444 दिनों तक चलने वाला संकट था जिसने यूनाइटेड स्टेट और ईरान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका दूतावास पर हमला हुआ और 66 अमीरियों को बंधक बना लिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक मतलब देखा जाए हमला नहीं था, यह एक संदेश था अमेरिका को कि अभी हम मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट आ चुकी है नई, तो वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, ना अमेरिका उसको कंट्रोल कर सकता है, ना अमेरिका अपना कोई हुक्म चला सकता है उस पर। तो क्यों हुआ था ये, इस पर ये जान लेते हैं। तो इस संकट को समझने के लिए हमें 1979 शुरुआत में जाना होगा। जनवरी 1979 में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। उन पर आरोप था कि वो तानाशाह थे और अमेरिका के समर्थन में से शासन कर रहे थे। शाह देश तो उसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद शाह जो थे वो देश छोड़कर भाग गए। लेकिन कुछ महीनों बाद अमेरिका ने उन्हें मेडिकल इलाज के लिए अपने देश में प्रवेश दे दिया। तो यहाँ से ईरानियन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ईरान की कई क्रांतिकारी सरकार जिसका नेतृत्व कर रहे थे खोमेनी, इनने इस अमेरिका को साजिश के रूप में दिखाया दिया। अमेरिका ने जो ये काम किया था उनको शरण देने का, तो इसको खोमेनी ने बता दिया कि ये हमारे अगेंस्ट हुआ है और ये बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। तो और ईरानियन लोगों की जो मांग थी ना, तो उनका ये कहना था शाह को वापस लाओ और उन पर मुकदमा चलाओ, क्योंकि वो तानाशाह थे। उनके वजह से जितना भी ईरान का नुकसान हुआ, ईरान के लोगों का नुकसान हुआ है, तो उनको वापस बुलाकर उन पर मुकदमा चलाने के लिए बात कर रहे थे। वो वापस भी आते थे तो उनको सीधे मरवा ही देते थे ये लोग। तो अमेरिका ने इनको शरण देके एक तरह से ये जो हॉस्टेज क्राइसिस है इसको एक तरह से आग दे दी थी, चिंगारी लगा दी थी। तो आगे देखते हैं कि एम्बेसी सीजर। तो 4 नवंबर 1979 में करीब 300 से 500 क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिका दूतावास पर धावा बोल दिया। कुछ ही घंटों में 66 अमेरिकी राजनयिक, मरीन और कर्मचारी बंधक बना लिए गए। दुनिया टीवी पर यह सब दिखा रही थी। शुरुआत में कुछ महिलाओं और अफ्रीकी अमेरिकियों को छोड़ दिया गया, लेकिन 52 लोग पूरे 444 दिन तक कैद में रहे। यह इतिहास का सबसे लंबे राजनीय बंधक संकटों में से एक था। तो जब ये कर लिया था ना, तो मतलब ये लाइव भी दिखा जा रहा था। 444 दिन कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। तो ये हो रहा था अभी 444 दिन, और थोड़े दिनों बाद इसका जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टूटा है वो अभी इजराइल और पैलेस्टीन में जो हुआ था, जब हमास ने इजराइल के जो लोगों को बंधक बना लिया था, तो इसका मतलब उन्होंने इससे भी ज़्यादा दिनों तक उनको रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हॉस्टेज की जो कंडीशंस क्या थी कि क्या मतलब उन्होंने जो कंडीशंस क्रिएट की थी वो क्या, तो बंधकों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया ताकि बचाव अभियान असफल हो जाए। उन्हें आंखों पर पट्टियां बांधकर रखा जाता था, कई को हाथ बांधकर घंटों बैठा दिया जाता था। कुछ ने बाद में बताया कि उन्हें मानसिक दबाव, डर और अलगाव में रखा गया। कल्पना कीजिए 444 दिनों तक हर सुबह यह सोचकर उठना कि शायद आज यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। तो 444 दिन ये बहुत बड़ी मतलब ये थी, और एक तरह से देखा जाए ना तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी। इस पर यूएस का क्या रिस्पॉन्स है वो जान लेते हैं। अमेरिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तब राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर। उन्होंने बताया उन्होंने जो एक्शन किए थे, उन्होंने क्या क्या किया वो जान लेते पहले। लगभग $8 अरब की ईरानी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। ईरान से तेल आयात बंद कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांगी।
लेकिन कूटनीति से हल नहीं निकला, क्योंकि कि देखो, मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में बताया था कि जो कम्युनिटी थे, इन्होंने जो ये हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, इनको एक तरह से इन पर एक्शन लेने की बजाय इनको बहुत मतलब सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था इस चीज़ को। उनके ऐसे मतलब कई इंटरव्यूज़ भी, ऐसे स्टेटमेंट भी आए थे इंटरव्यूज़ में कि साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका ने ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश की थी ईरान पर, तो वो बुरी तरीके से फेल हो गई। तो उसके बाद जो हल निकाला गया है ना, तो उसके बाद ये कह रहे थे कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ ये करना, और मतलब एक ऑपरेशन करने वाला था और जिसका नाम था ईगल क्लॉ। तो अप्रैल 1980 में अमेरिका ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। योजना थी हेलीकॉप्टरों के जरिए रेगिस्तान में उतरकर बंदूकों को छुड़ाना, लेकिन मिशन जो है विफल हो गया। हेलीकॉप्टर खराब हो गए, एक विमान से टकराव हुआ, 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। देखिए, खुद को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमेशा सुपर पावर बताने वाला 1980 में एक ऑपरेशन करता है, वो मतलब सक्सेसफुल तो होता है ना, उल्टा उनके ही बंदे मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था और लोगों को मतलब पूरी दुनिया को के सामने एक तरह से बहुत एम्बेरस हो गया था अमेरिका उस वक्त। तो रिलीज़ करने के जो 444 दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो रिलीज़ में देखते हैं कि लगातार 14 महीनों की बातचीत के बाद अल्जेरिया की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, जिसको कहा गया अल्जेरिया एकॉर्ड्स। 20 जनवरी 1981 को, उसी दिन जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसी दिन 52 बंधकों को रिहा कर दिया गया। 444 दिनों के बाद वो घर लौटे थे। देखिए कि मतलब सोच कर देखिए कि कैसा हो फील होता था होगा उनको, मतलब उनकी जगह हम रहते थे तो मतलब क्या होता होगा कि किस तरह से उन्होंने मतलब 444 दिन डर डर के बिताए होंगे, हम मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अल्जेरिया ने जो मध्यस्थता की थी, इस वजह से यह सब कुछ पॉसिबल हुआ था। तो जो की फिगर से वो देख लेते हैं, आंकड़ों को समझे। 444 दिनों की कैद, 66 लोग शुरू में बंधक, 52 अंत तक रोके गए, 8 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज हो गई, 8 सैनिकों की मौत जो अमेरिका के हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक पूरे युग का प्रतीक है। मतलब सीधी सी बात है, इतना बड़ा मतलब 444 दिनों की कैद, 66 लोग जो थे वो मतलब किडनैप थे, 52 लोग जो थे उनको रोका गया था। और पॉलिटिकल प्रेशर जो अमेरिका ने बिल्डअप किया था, 8 अरब संपत्ति मतलब $8 बिलियन फ्रीज कर देना। उस वक्त 1980 में $8 बिलियन की बहुत कीमत होती थी। तो ये जो था ना, ये इसके की एंड फिगर्स थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, इस संकट ने अमेरिका को और ईरान के रिश्ते को स्थायी रूप से तोड़ दिया। यह संकट 1980 के अमेरिकी चुनाव में बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था। इस वजह से जिमी कार्टर जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, तो उनको चुनाव हारना पड़ा और मिडल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी गई। क्योंकि उसके बाद ही जो टेररिस्ट प्रॉक्सी वगैरह जो किया था ईरान ने, वो चालू होने वाला था। तो लेगेसी एंड लास्टिंग इफेक्ट्स में क्या है, तो इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच दशकों की दुश्मनी शुरू हुई। अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी गई, मीडिया कवरेज 24 घंटे लाइव होने लगा। यह अमेरिका का पहला लिविंग रूम क्राइसिस था, जहां लोग रोज़ टीवी पर बंदूकों की गिनती देखते थे। मैंने बहुत बार पहले भी बताया था कि किसी भी देश में अगर किसी भी देश की एम्बेसी पर हमला होता है ना, तो ये मतलब वो ऐसा समझा जाता है कि वो उस देश पर हमला है, क्योंकि वो एम्बेसी उस देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये अमेरिका जैसे सुपर पावर पर हमला करने के बाद ये मतलब बहुत ही अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात रही होंगी उस वक्त। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या थे, ईरान के नज़रिए से ये विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध था, अमेरिका की नज़रिए से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। एक ही घटना थी, दो अलग कहानियाँ थी। तो इस वजह से जो ईरान अमेरिका के जो संबंध थे वो हमेशा के लिए टूट गए। जो थोड़े बहुत भी बातचीत हो रही थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। तो
ईरान के हॉस्टेज क्राइसिस सिर्फ 444 दिनों की कहानी नहीं थी। यह वो मोड़ था जहाँ से अमेरिका और ईरान दुश्मन बन गए, और आज भी उन 444 दिनों की छाया मिडल ईस्ट की राजनीति में दिखाई देती है। ये मतलब 100% देखती है। मैंने पहले ही बोला था कि इसके बाद ही जो प्रॉक्सीज वगैरह निकाले थे वो उसकी शुरुआत हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।